परिवार के बीच के छोटे मोटे मतभेद बड़े झगड़ों का कारण बन जाते हैं और यही झगड़े जुर्म की वो दस्तक होते हैं जिन्हें कुछ लोग वक्त रहते सुन नहीं पाते। आइए देखते हैं दिल को दहला देने वाला आज का ये केस। मेरी कुर्ती दे दीजिए। अब दुकान बंद हो गई है, शाम को आके लेके जाना। अरे पर मैं अभी आई हूँ ना, तो आप मुझे अभी दे दो। मेरा बेटा आ रहा है, मुझे जल्दी जाना है, शाम को आ जाना। बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे आपका बेटा अमेरिका से आ रहा हो। ए चले चल बाहर। इनका तो रोज का काम है, तुझे भी इनकी जैसा बनना है। चल जा, छोड़ दिया तेरे को। अरे कपड़े बदलू नहीं, मैं खाना लगाती हूँ। जा जल्दी। हाय साला, क्या हुआ है? तू चिंता क्यों कर रही है? इसमें तेरी गलती नहीं है। काय करना रे तू? कोई पहलवान है क्या जो उठा के पटक देगा? हाँ? घाबरू नको, काही नाही होणार। आई, आलीस तू? तुम्ही इथे काय करताय? हाँ, वाजली किती? जेवलात तुम्ही? जाओ, बाहर से खाना खा कर आओ, जाओ। एक मिनिट, हम क्यों जाए? मी त्याला घाबरत नाही हा? दोबारा उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो मैं... जास्त बोलो नकोस। एक बार तू कान कर चुकी है, अब ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, समझ ला? अरे वो देखो भाई लोग, नीलेश भाईजान जा रहे है। ओ पहलवान जी, सलाम सलाम कर रहे भाई को। ओ सलाम पहलवान जी, कैसी कटी रात? अगं बाई माझं बोल, कसा आहेस रे? अरे काय का? मेरे लिए तू पुलिस बुलाएगी यहाँ? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारा बदतमीजी तो कर, फिर से बुलाऊंगी मैं। और इस बार ना पुलिस वाले तेरी हड्डी पसली कर देंगे। तेरे को समझ में नहीं आता है क्या? कशाला चितो? काय को इतना चिढ़ रहे? हाँ? उसको समझाना है। अरे नहीं, उसने पुलिस कंप्लेंट वापस ली है ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब चिढ़ो नको, खाना खा ले आज। तू आलिस, अलका किधर है? मुझे नहीं पता आई, मुझे तो आज वो कॉलेज से भी नहीं लेने आई। कॉलेज से लेने नहीं आई है? तू जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हो आई। आई 10 बज गए और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मलाही काळजीच वाटते ग। चल हम पुलिस के पास जाते हैं। मुंबई के पास स्थित मीरा रोड में रहने वाली उमा के परिवार में भी कुछ ऐसी आपसी रंजिश नजर आ रही थी। लेकिन आखिर इस परिवार में ऐसा क्या हुआ था कि एक बहन ने अपने ही भाई के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी थी। जब अलका का भाई नीलेश लॉकअप से छूट कर आया तो उसके अगले ही दिन अलका लापता हो गई। पुलिस की तलाश जारी थी, लेकिन अब तक अलका का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आखिर कहां थी अलका और क्या हुआ था उसके साथ? पुलिस इन सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। हेलो पुलिस स्टेशन।
3-4 दिन पुरानी लग रही है। लाशों के सर गायब है, मतलब उन्हीं ने आइडेंटिफिकेशन का कोई क्लू नहीं छोड़ा। अगर इन बॉडीज के सर को यहाँ आसपास फेंक दिया गया होगा या गाड़ दिया गया होगा, ऐसे में उन्हें ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लेकिन हमें किसी भी तरह उन सरों को ढूंढना होगा। एक काम करो, पिछले 2 हफ्ते के नॉर्थ मुंबई के जितने मिसिंग कंप्लेंट्स की फाइलें सारी मंगवा। देखो कि इनसे मिलती जुलती कटकाठी का कोई आदमी गायब हुआ है क्या, और इनको पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। माझ्या मुलीला लवकर मिळू दे। आई तू ना ये सब फालतू की चीजों में पैसे और टाइम दोनों बर्बाद कर, इससे कुछ नहीं होगा। तेरा भगवान आज होता ना तो अलका यहाँ से गायब नहीं होती और मेरा बाप भी यहाँ पे जिंदा बैठा होता। हेलो हेलो, हो मैं मणिकपुर पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या आपने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट काशी मीरा पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी? काय झालं आई? आप फौरन हमारे यहाँ पहुँच जाइए। ए आई काय झालं? आइए। ये बॉडीज हमें बहुत बुरी हालत में मिली थी, पहचानना थोड़ा मुश्किल, फिर भी कपड़े देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। ये आपकी बेटी है? माझे पोर आहे साहेब, यही कपडे पहन के गई थी वो। माझे अलका की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, या पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ कहा सुनी? देखिए, वो 2 बॉडीज को तो आप लोग नहीं पहचानते हैं, पर हो सकता है कि अलका उन्हें पहचानती हो। अलका को कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं साहब, शक्य नहीं। क्या करती थी अलका? साहब, पहले तो वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, अचानक उसके पापा गुजर गए तो उसने घर की जिम्मेदारी ली, उसको पढ़ाई अधूरा ही छोड़ना पड़ा। साहब, वो एक साथ 2 जगह पे काम करते थे, एक डॉक्टर के पास असिस्टेंट की और दूसरी कोचिंग क्लास में ट्यूशन पढ़ाती थी। मुझे अलका का नंबर और जिस क्लिनिक और कोचिंग सेंटर में वो काम करती थी उसका एड्रेस चाहिए। वो साहब, अब तो मतलब बढ़ता है कि अलका के अफेयर के बारे में उसके फैमिलीज को कुछ भी नहीं मालूम था। और वैसे भी जहाँ में अलका की लाश के साथ 2 डेड बॉडीज मिली हैं, उसके पास वाला इलाका तो कपल्स के लिए फेमस है। सर, अगर अलका का अफेयर था भी तो भी सर वो 2 लोगों के साथ वहाँ क्या कर रही थी? सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इस केस को और मतना होगा। एक काम करो, अलका के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो, पता करो कि लास्ट टाइम उसका फ़ोन कहाँ एक्टिव था और लास्ट किससे उसकी बातचीत हुई। ओके। आई नकोगा, बेचारी मेरी बच्ची, कितनी मेहनत करती थी वो, कभी अपने बारे में नहीं सोचा उसने, जब भी सोचा हमारे बारे में सोचा। क्या करती थी उसकी, किसने मारा होगा उसको, क्या गलती थी? आई तू बसला, मिल गई ना तेरी कलेजे को ठंडक। आई कैसी बात कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? नहीं, आज तक मैंने अलका को किसी भी लड़के के साथ नहीं देखा। अलका यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक काम करती थी? सुबह वो 10:30 बजे आती थी और दोपहर को 3:30 बजे चले जाती थी। वो 19 तारीख को 1 घंटे पहले चले गई। क्यों? सर, वो कोचिंग सेंटर में पढ़ाती थी और वहाँ के बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले थे, तो अलका ने मुझे कहा कि उसे एक्स्ट्रा क्लास देने जाना है। वो 19 तारीख और 16 तारीख को भी जल्दी चलेगी। नहीं सर, मैंने अलका को कभी किसी लड़के के साथ तो नहीं देखा। क्या तुम्हें अलका के बिहेवियर में कभी कुछ अजीब सा लगा? हाँ, जिस दिन वो लापता हुई उसी दिन की बात है। अरे अलका, कोचिंग क्लास कैसी चल रही है तुम्हारी? तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताना। घर पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है ना, इसलिए। उसका अक्सर अपनी माँ और भाई से झगड़ा हुआ करता था और इसी वजह से उसका मूड ऑफ रहता था। अच्छा, झगड़े की कोई खास वजह? उसके घर की माली हालत बहुत ही खराब थी। भाई तो कुछ कमाता नहीं था, घर की सारी जिम्मेदारियां अलका के ऊपर थी। अलका को कोई बॉयफ्रेंड था या उसका अफेयर?
नहीं सर, सच बताऊं तो अलका किसी चक्कर वक्कर में पढ़ने वाली लड़की थी ही नहीं सर। उसकी किसी से कोई खास बातचीत होती हो क्लास में, क्लास से बाहर या एक्स्ट्रा क्लासेस में? हमारे यहाँ तो कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती। मतलब इस महीने की 16 और 19 तारीख को आपके यहाँ कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर, ये मामला कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर अलका ने अपने डॉक्टर से झूठ क्यों बोला, और वो क्लिनिक से इतनी जल्दी क्यों निकल गई, और अगर जल्दी निकली तो भी स्कूल क्यों नहीं पहुंची? सर, मुझे लग रहा है कि अलका के परिवार वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन वो रो रही थी। इसका मतलब उस दिन जरूर कुछ ना कुछ उसके घर में हुआ होगा। सर, ये रहे अलका के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, इसे देख के तो ये नहीं लगता कि इसका किसी के साथ अफेयर था। सर, ज़्यादातर कॉल्स क्लिनिक या फिर उसके घर पे की गए, और उनमें से भी 2-3 मिनट से ज़्यादा नहीं है। मोबाइल का लास्ट लोकेशन क्या है? सर, उसका फ़ोन चिल्ड्रन गार्डन्स के पास स्विच ऑफ हुआ था, जो कि उसकी क्लिनिक के पास ही है। पता करो 19 तारीख को अलका के घर में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो रो रही थी। ओके सर। सर, जिन फैमिली मेंबर्स ने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी उनको बॉडी दिखवाया, बट किसी ने भी बॉडी आइडेंटिफाई किया नहीं सर। साहब, 16 को भी अलका अमृता कॉलोनी स्कूल गई थी 3:30 बजे, पर 2:30 से 3:30 बजे तक वो कहाँ थी ये मुझे नहीं पता। जिस दिन अलका गायब हुई थी उस दिन वो क्लिनिक में रो रही थी। क्लिनिक के स्टाफ को उसने बताया था कि घर में कुछ प्रॉब्लम है। आखिर क्या प्रॉब्लम थी? काय साहब, किस घर में झगड़ा नहीं होता? ऐसे घर भी तो गिने चुने हैं ना जहाँ झगड़े के बाद मर्डर हो जाता है। झगड़े की वजह क्या थी? साहब, मैं मानती हूँ अलका को हमारे घर की बहुत चिंता थी। हमारे घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। नीलेश को नौकरी भी नहीं लग रही थी। इस बात पर हम दोनों की बहस भी हो गई थी। शायद इसी वजह से अलका उस दिन क्लिनिक में रो रही होगी। आपटे, अलका खुद 2 जगहों पे काम कर रही थी, उसके अलावा उमा भी काम कर रही थी। सिर्फ नीलेश ही ऐसा था जिसके पास कोई काम धंधा नहीं था। इस घर के अंदर जरूर कुछ ऐसा है जो अब तक हमारी नजरों के सामने नहीं आया है। हो सकता है कि अलका के घर वाले हमसे जानबूझकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक काम करो, अलका के पड़ोसियों से बातचीत करो, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस परिवार के बारे में। अरे साहब, आता तुम्हाला काय सांगू मी, अलका ने तो उस दिन पुलिस बुला ली थी, फिर ले गए नीलेश को थाने, जम के खातिरदारी की है उसके साथ। ठीक है, फौरन काशीमीरा पुलिस स्टेशन से इस मामले के बारे में बात करो। नीलेश को पुलिस स्टेशन बुलाओ। ये जितना खड़ा है उतना ही खड़ा है। ओके सर। अलका के गायब होने से 2 दिन पहले तूने अपनी छोटी बहन अमृता को मारा था, जिसकी वजह से अलका ने तुझे अंदर भी करवाया था। उसके बाद तो बाहर आया और वो गायब हो गई, और फिर हमें मिली उसकी सर कटी हुई लाश। देखने से तो इत्तेफाक लगता है, लेकिन है नहीं। अब आप बिल्कुल बरोबर बोल रहे हैं। मैंने अमृता पे थप्पड़ मारा था, लेकिन साहब इसलिए क्योंकि वो रात में काफ़ी देर से घर आई थी। पता चला कि कुछ दोस्तों के साथ अंधेरी में वो टग हाउस पब है ना साहब, उधर गई हुई थी, इसलिए मारा था साहब। क्या रे, कल रात कहाँ थी? बोल, कहाँ थी कल रात? ये क्या बदतमीजी है? हाँ, तू उससे पूछ, क्या बदतमीजी है? कल रात की रुक, मैं भी पुलिस को फोन लगा दूँ। इसलिए तूने उसके ऊपर हाथ उठाया। साहब, अगर अब घोड़े को सीधे भगाना है तो चाबुक तो हाथ पे उठाना पड़ेगा ना। बच्चे की तुलना घोड़े से करने वाला पहली बार गधा देखा मैंने। 19 तारीख को जिस दिन अलका घर से गायब हुई थी, तू कहाँ था? साहब, मैं कांजूर मार्ग गया हुआ था साहब, एक नई नौकरी के लिए। बस सच बोलता साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरी बात पे यकीन करो, आपको देख के लगता है साहब मैं 3 लोगों का खून करेगा। क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये तो हम पता करवा ही लेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इन मर्डर्स के पीछे तेरा हाथ हुआ ना, तो तेरा वो हश करूंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा तू। अलका की हत्या की गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ना ही पुलिस को बाकी के 2 विक्टिम्स के बारे में कुछ पता चला था। आखिर अलका को किसने मारा था, और वो 2 लोग कौन थे जिनकी लाशें अलका के साथ मिली? क्या अलका की जिंदगी से जुड़ा कोई ऐसा राज था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, और यही राज अलका की मौत का कारण बना? आखिर 16 तारीख की दोपहर को अलका ने अपने क्लिनिक में झूठ क्यों बोला था, और वो उस दोपहर किससे मिलने गई थी? इस केस में फिलहाल ऐसे कई राज दफन थे जिन्हें खोद कर निकालना पुलिस के लिए इतना आसान नहीं था। आप एक काम करो, जिस दिन अलका गायब हुई और जिस दिन उसकी लाश हमें मिली, उन दोनों दिनों में नीलेश कहाँ था, किस किस के साथ और क्या कर रहा था, सारी डिटेल्स निकालो। शायद हमारे हाथ कुछ लगे। ओके सर।
और उन लाशों के सर के बारे में कोई खबर मिली? नहीं सर, अभी तक नहीं। लेकिन सर एक बात समझ नहीं आती, ये बाकी के 2 लोग कौन है जिनकी लाश हमें अलका की लाश के साथ मिली? इन्हें किसने मारा होगा सर? और इन्हें मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है? इस एंगल के बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब तक वो बॉडीज की शिनाख्त नहीं हो जाती, सच सामने नहीं आती। आई अगले हफ्ते मेरी कॉलेज की फीस देनी है। इतना भी पैसा नहीं है घर में जो बिना काम पे जाए अपने मरे हुए बेटे का मौत का शौक भी मना सकूं। नीलेश, हाँ घर में तो इकलौता मर्द है ना, अरे तो मर्दों वाली जिम्मेदारी उठाना, कुछ तो काम वाम कर। तो आई मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ। ऐसी कौन सी कोशिश कर रहा है तू? कौन सी नौकरी ढूंढ रहा है तू जो तुझे नौकरी नहीं मिल रही है? एक बात बोलूं, पैसे ना बहुत सारे आने वाले थे, लेकिन ये सारा प्लान चौपट हो गया तेरी बेटी अलका की वजह से। कम से कम अपनी मरी हुई बहन के बारे में ऐसे मत बोल। अरे चलना आई। सर ये रहे नीलेश के कॉल रिकॉर्ड। सर उसने अपनी लोकेशन के बारे में जो कुछ बताया था वो बिल्कुल सही निकला। और सर ये रहे अलका के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसमें कुछ सरप्राइजिंग बातें सामने आई हैं। सर अलका 16 तारीख को अब 2:30 बजे अपने क्लिनिक से निकली तो थी, लेकिन अमृता के स्कूल से उल्टी तरफ मीनाक्षी नगर इलाके में, जो कि उसके क्लिनिक से 20 मिनट की दूरी पर है। पुराने कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से कभी वो मीनाक्षी नगर गई? नहीं सर, पहले वो इस इलाके में कभी नहीं गई। ना तो अलका कभी मीनाक्षी नगर गई और ना ही मीनाक्षी नगर उसके घर के और अमृता के स्कूल के रास्ते में पड़ता है। तो फिर मीनाक्षी नगर क्यों गई थी? अब हमारे लिए दोनों बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जल्दी हमें वो सर मिल जाए, हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और हाँ, इस केस की डिटेल आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में भेजो और फॉलो अप करते रहो। ओके सर। हो सकता है कि कातिल ने सर को किसी और इलाके में फेंक दिया होगा, क्योंकि अलका का उन बॉडीज़ के साथ क्या कनेक्शन है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। काहे पढ़ाई? ये लड़की कहाँ से सुंदर है? ये मुझको नहीं जमी, मैं इससे शादी करूंगा। अच्छा, तू किस देश का राजकुमार है रे? हा? लड़की की सूरत नहीं देखी जाती, समझे? वो दहेज में कितना लाती है ये देखा जाता है। अरे एक साथ सारी परेशानी खत्म हो जाएगी ना। वैसे भी अलका के जाने के बाद घर की हालत भी बहुत खराब हो गई है, समझता क्यों नहीं है? आई एक बात समझ ले, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अरे पण तुला समजत कसा नाहीये? अमृता, अमृता, आई घर पर नहीं है। झूठ मत बोल। अच्छा, इधर छुपी है। अब तूने अगर पैसे देने में और नखरे किए ना तो बहुत महंगा पड़ेगा, समझे? सवाल सवाल के बात करना है इसे, समझा? चल चुपचाप बैठ, वरना तेरी सारी साइन पट्टी निकाल देंगे। मेरे पैसे निकाल फटाफट। इतना सारा पैसा नहीं है मेरे पास, कहाँ से लाऊंगी मैं? ए मेरी आई बोल रही है ना, तेरे को सुनाई नहीं देता है? अरे इसको दिखा जरा बराबर। अलका का केस हमारे पास है, इसलिए ये केस भी हम ही हैंडल करेंगे। साहब इस औरत ने मुझसे 50,000 लिए थे, लेकिन अभी वापस करने का नाम ही नहीं ले रही। आपने इन्हें पैसे किस लिए दिए थे? साहब मेरी बड़ी बेटी की शादी इस नीलेश के साथ होने वाली थी और इन लोगों ने मुझसे दहेज का 50,000 एडवांस मांगा, जो मैंने दे भी दिया। लेकिन मुझे पता नहीं था साहब कि ये लड़का एक नंबर का नकारा इंसान है। इसकी खुद की बहन ने इसको लॉकअप में बंद करवा दिया था साहब। अब ऐसे घर में अपनी बेटी को कैसे भेजता साहब? साहेब खोटं बोलतोय, एकदम खोटं बोलतोय, काय ऐकू नका, झूठ बोल रही है। ए, काय रे दोन आहे म्हणून वाटलं तेव्हा तुम्हारी बात खोटी बोलते हैं। माझ्या मुलावर जावं ते, एक नंबर की- एक मिनट। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। मैं जानता हूँ साहब, लेकिन क्या करूँ, मेरी 3 बेटियां हैं और इसी मजबूरी का इन लोगों ने फायदा उठाया। ठीक है, आप जाइए। तुम्हारा तुमसे अकेले में बात करनी है। पण साहेब हम आप बैठिए यहाँ, बैठिए यहाँ। तुझे बुरा तो बहुत लगा होगा। तेरी बहन अलका की कमाई पे तेरा काम चलता था, फिर उसी बहन ने तुझे पुलिस के हवाले भी किया, जिसकी वजह से तेरे हाथ से एक अच्छा खासा रिश्ता निकल गया। तो ये सारी चीजें मिलके तो साहब मैं बरोबर समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बोल चुका हूँ साहब, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बल्कि आपको सच बताऊँ, ये सब ना मेरी आई का करा धरा है।
हाँ साहब। छोटी बेटी के फीस से लेकर अलका की शादी, घर के खर्चे, हे सारे मुंह खोल के खड़े थे। मला वाटलं दहेज लेकर मैं इस सारी समस्या से दूर कर सकूंगी। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों की जिंदगी बेहतरीन हो। तो शादी कैंसिल होने का जिम्मेदार भी आपने अलका को ही ठहराया होगा? हो, मेरा झगड़ा भी हुआ था उसके साथ। मूर्खा, तुम्हारी वजह से सब हुआ है। सारे केक किराए पर पानी फेर दिया तूने। ये मेरा मकसद नहीं था। चुप, बिल्कुल बोलने का नहीं। चली जा यहाँ से, जा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। और इसी गुस्से में तुमने अलका की हत्या कर दी? नहीं नहीं साहब, ऐसा कैसा बोलता है साहब? मेरी बेटी मुझे अपनी जान से भी प्यारी थी। उसे मारने से पहले मैं खुद मर जाती। मार नीलेश, दोनों के पास मोटिव है अलका को मारने का, और मुझे शक है कि ये लोग कुछ ना कुछ हमसे छुपा रहे हैं। क्या सर वाकई में इन दोनों ने अलका को मारा होगा? क्यों नहीं, पॉसिबल है। बाकी बॉडीज की कोई खबर मिली? नहीं सर, तलाश जारी है। साहब मैं वहाँ केकड़ा ढूंढ रहा था तो मुझे किसी का बाल मिला यहाँ पे। पीछे हटो बेटा, पीछे हटो। आपने बेटा खुदवा। सर ये तो मीट काटने वाला छुरा है। सर ये देखिए, इस पे कुछ मार्क लगा है। SM सर, SM लिखा है सर इस पर। दिखाओ सबको। राइट सर। आसपास की मिट्टी हार्ड है, सिर्फ गड्ढे वाली सॉफ्ट लग रही है। सर ये नरम मिट्टी और इतने बड़े गड्ढे को देख के लगता है कि सर छुपाने के लिए ये गड्ढा हाल फिलहाल में खोदा गया है। लेकिन इतना बड़ा गड्ढा सर? गड्ढे की लंबाई कुछ 6 से 7 फीट है और चौड़ाई 3 फीट, इतना कि एक लाश को ठिकाने लगाया जा सके। इसका मतलब उन्हीं के टारगेट में सिर्फ एक आदमी था, 3 लोग नहीं थे। सर अलका के साथ 2 लाशें और मिली थी सर, कहीं ये सर उन्हीं के तो नहीं? पॉसिबल है, क्योंकि एरिया भी वही है। और ये छुरा मीरा भाईंदर के जितने भी कसाई खाने वहां जाके दिखाओ, शायद कोई इसे पहचान ले। ओके सर। सर ये रही उन तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस रिपोर्ट के हिसाब से अलका की मौत सर पे भारी चीज के लगने की वजह से हुई और बाकी दोनों लोगों की हत्या एक ही तरीके से की गई है। पहले उन पे चाकू से वार किया गया और उसके बाद उन तीनों का सर धड़ से अलग कर दिया गया। सर इसमें एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, पहले अलका की हत्या की गई, उसके 2-3 घंटे के बाद उन दोनों लोगों की हत्या की गई। और हाँ सर एक बात और, सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अलका के अलावा उन 2 लोगों में से एक बॉडी किसी मुस्लिम की। मे भी हत्यारा अलका की लाश को ठिकाने लगा रहा होगा, उसी वक्त ये दोनों वहां पहुंचे होंगे। अलका को मारने के बाद उसने उन्हें भी मार दिया होगा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अलका के अलावा ये जो 2 लोग हैं उसमें से एक कातिल का साथी हो और उसे उसके पार्टनर ने ही मार दिया हो। पुलिस को हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार और सारी लाशों के सर मिल चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि इस हत्या की साजिश सिर्फ अलका के लिए की गई थी और उसके बाद किसी वजह से 2 और लोग हत्यारे का शिकार बने। पुलिस को अब यह पता लगाना था कि अलका के साथ मिली ये 2 लाशें किसकी थी, उनकी हत्या क्यों हुई और उनका इस केस से क्या कनेक्शन था। पुलिस हत्यारे की तलाश में थी और उन्होंने मीरा रोड इलाके की हर मीट की दुकान पर पूछताछ शुरू कर दी और इसी बीच उन्हें एक अहम सफलता मिली। हाँ साहब, तो मेरा ही छुरा है। किसको दिया था तुमने? अपने साले आसिफ को दिया था धार डलवाने के लिए। आ गया? जी भाईजान।
सेलू जाने से पहले इसमें धार डलवा लेना, ठीक है? आसिफ कहाँ है? आसिफ तो सर सेलू निकला हुआ है बकरा खरीदने। सेलू के लिए कब निकला? 19 तारीख की दोपहर को। अच्छा, फोन तो लगा जरा उसको। क्या बात है, यहाँ पुलिस क्यों आई है? वो भी पता चल जाएगा। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो? ये मेरे शौहर हैं। क्या हुआ साहब, क्या बात है? आसिफ आप लोगों के साथ रहता है? जी हाँ, वो हमारे साथ ही रहता है। वो मुंबई कुछ काम सीखने आया है और सरफराज की मदद भी करता है दुकान में। अब उसका फोन नहीं लग रहा है, वो सेलू में नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, इसीलिए। जब से आसिफ सेलू गया है तब से लेके अब तक आप लोगों की इससे कोई बातचीत नहीं हुई? हमने 1-2 बार फोन करने की कोशिश की थी लेकिन उसका फोन नहीं लगा। आप बताइए तो सही कि बात क्या है? इस फोटो को ध्यान से देखो, पहचानती हो इसे? कहीं देखा इसे अपने आसपास? नहीं। आसिफ को सेलू के 2 हफ्ता से ऊपर हो गया, लेकिन इस बात की आप लोगों को कोई चिंता नहीं? साहब, आसिफ जब भी सेलू जाता है तो उसका फोन नहीं लगता है, और वैसे भी वो आ जाने वाला था। आसिफ सेलू अकेले जाता है? नहीं, वो उसका दोस्त है ना सलीम, उसके साथ गया होगा। सलीम घर पे? जी, क्या हुआ? तुम कौन हो? जी, मेरा नाम सोहा है। सलीम मेरे भाई हैं। आप रुकिए, मैं सलीम को बुलाती हूँ। सलीम भाईजान। जी, यही है सलीम भाईजान। तुम आसिफ के साथ सेलू नहीं गए? साहब, आसिफ ने तो मुझे कोई खबर नहीं करी कि वो सेलू जा रहा है। हर बार वो मुझे ही साथ ले जाता है। अब मुझे तो नहीं लगता कि वो सेलू गया होगा। सरफराज और मरियम को बॉडी की शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। पहचान सकते हो? नहीं सर। हमें बॉडी पर से कुछ सामान मिला है, उसे देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। ये देखिए। ये तो आसिफ की है। ये मेरे भाई आसिफ का है। ये आसिफ ही मेरे भाई की है, ये आसिफ की है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट। सर, छुरे के ऊपर जो ब्लड मिला है वो विक्टिम का ही है, लेकिन छुरे के ऊपर किसी की उंगलियों के निशान नहीं है। अपने सरफराज और मरियम को क्या सच में नहीं मालूम था कि आसिफ गायब है? और इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि सरफराज ने उसे सेलू भेजा था। और अगर वो सेलू गया था तो उसने अपने दोस्त सलीम को क्यों नहीं बताया? एक काम करो, आसिफ की तस्वीर अलका की फैमिली और अलका के साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को दिखाओ, शायद उनमें से कोई पहचाने। राइट सर। और हाँ, 16 से 19 तारीख के बीच में आसिफ के कॉल रिकॉर्ड्स मोबाइल लोकेशन से करें। ओके सर। बात बताओ, आखिर आसिफ वहां कर क्या रहा होगा? कैसे जानता था इन लोगों को? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा भाई कभी गलत नहीं हो सकता। हाँ, जैसे 5 वक्त का नमाजी था ना। सरफराज, मेरा भाई अब अल्लाह को प्यारा हो गया। अब तो उसकी बुराई करना बंद कर दो। इसे पहचानती हो? ये तो मरियम का भाई है, आसिफ। मरियम को कैसे जानती हो? इतनी महंगी कुर्ती थी, आपने ये क्या कर दिया? इतना टाइट कर दिया कि अंदर भी नहीं घुस रहा, आपने मार्जिन भी नहीं छोड़ा। अरे इसे ज्यादा छोटा थोड़ी ना किए हैं। ठीक है, इसे मैं अंदर से थोड़ा कपड़ा लगाती है। दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो पहले पूरा कपड़ा बर्बाद कर चुकी हो, इसकी भरपाई कौन करेगा? तुम्हारा बाप। बाप पे मत जाना, समझी? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आपस ऐसे बात करने की? हाँ, औकात में रह बुढ़िया। हाँ, मैंने मछली उठाकर सर पे फेंक दूंगा ऐसी। तू उछलेगा ना तो पुलिस को बुलवाऊंगी और तुझे अंदर करवाऊंगी, समझ? रहने दो आसिफ, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे खुद पर ही गिरेंगी। इसके बाद मैंने आसिफ को नहीं देखा। ठीक है, इसे ध्यान से देखो। आसिफ का कहीं इसके साथ कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं, आसिफ का तो किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। अच्छा, आसिफ का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई नोक-झोंक? सरफराज भाई और आसिफ की बनती नहीं थी, और अभी हाल ही में ही सरफराज भाई ने आसिफ को धमकी दी थी। आसिफ, क्या हुआ भाईजान? ये क्या है? मंडी से 6 बकरियां खरीदी थी ना हमने, ये 4 हैं।
दो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम भैया। सिर्फ मरियम के कारण बर्दाश्त कर रहा हूँ तुझे। पहले घर से पैसे चुराए, मैं कुछ नहीं बोला, और अब दुकान से भी। अगर इन बकरों के 6-12 हज़ार रुपए तूने मुझे नहीं दिए ना, तो तुझे हलाल करके बेचूंगा। क्या आसिफ ने सच में बकरे चुराए थे? मालूम नहीं सर, आसिफ के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो एक नंबर पर रेगुलर कॉल किया करता था। सर, ये नंबर आसिफ के नाम पर ही रजिस्टर्ड है। सर, इस नंबर पर देर रात बातें हुआ करती थी। मैंने इस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। आपने इस नंबर को अपने रडार पे रखो। उस नंबर की हर हरकत की खबर मुझे चाहिए। कभी ना कभी तो ये ऑन होगा। सर, वैसे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से 16 तारीख को आसिफ की लास्ट लोकेशन चिल्ड्रंस गार्डन थी, और 16 तारीख को ही अलका की भी लोकेशन वही थी। और सर, 19 तारीख को आसिफ सेलू गया ही नहीं, वो तो वसई क्रीक गया था, जहाँ से हमें लाशी मिली थी। सर, अभी तक हमारे पास तीसरे विक्टिम के बारे में कोई खबर नहीं है। जैसे उसके बारे में पता चलेगा, सारी कड़ियाँ अपने आप जुड़ेंगी। हाँ, हमारी बहस हुई थी उमा से और आसिफ गुस्सा भी हुआ था, लेकिन हम तो इस बात को कब का भूल चुके हैं। हो सकता है कि आसिफ भी भूल गया उस समय, लेकिन बाद में उमा से बदला लेने के लिए उसने हल्का को नुकसान पहुंचाया। आसिफ ऐसा कर ही नहीं सकता। आसिफ का किसी के साथ अफेयर था। आप लोग जानते हो लड़की कौन है? आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे उसे। आपके भाई को आपसे ज्यादा बेहतर ये जानते हैं। तो ये भी जानते हैं ना कि वो पैसे और बकरे चुराता था। इसके लिए आपने उसे धमकाया भी था। अरे नहीं सर, मैं बहुत कोशिश किया उसको सुधारने का, लेकिन वो सलीम के साथ मिलकर हमारे बकरों का गोश्त चुरा लिया करता था और उसे ले जाकर टग हाउस में बेच दिया करता था। आप यकीन से कह सकते हैं कि वो टग हाउस जाता था? जी सर। अंधेरी वाला? जी। इस पूरे मामले में टग हाउस पब का सर ये कनेक्शन समझ नहीं आया। बिल्कुल। पहले अमृता वहाँ गई, बाद में हमें ये पता चला कि आसिफ और सलीम वहाँ गोश्त बेचते थे। हालांकि दोनों बातों में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी ये इत्तेफाक खटक रहा है मुझे। अलका का भले उस पब से कोई लेना देना ना हो, लेकिन उसकी बहन अमृता का तो है। चलो वहीं चल के पता करते हैं। राइट सर। एक्सक्यूज मी। हाँ, इन्हें पहचानते हो? ध्यान से देखो। इस लड़के को तो मैं जानता हूँ साहब, ये आसिफ है, हमारे पब में मटन सप्लाई किया करता है। आसिफ ने इस पब में मटन सप्लाई कैसे शुरू किया? कौन लेके आया था उसे? रघु, हमारे पब का बाउंसर है सर, वो जानता था उसे। जी सर, मैं सलीम को जानता हूँ, हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मेरा जूनियर था। वो आसिफ को मटन बेचना था तो मैंने इनका नंबर दे दिया। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर। इसे तो पहचानते ही होगे ना? एक मिनट सर, इस लड़की को मैं पहचानता हूँ सर। ये वही लड़की है, कुछ दिन पहले हमारे वेटर के साथ इसका झगड़ा हुआ था। एग्जैक्टली क्या हुआ था? फ्रेंड्स, मैं आई हाँ वॉशरूम से जाके। अरे हटो। कुछ दिन बाद हमने हरी को नौकरी से निकाल दिया था, पर कुछ दिनों बाद वो फिर आ गया साहब। हाथ पैर जोड़कर नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने लगा, तो हमने उसे फिर रख लिया। ये बेटा हरी कहाँ है? सर, वो 18 तारीख से ही काम पर नहीं आया। ये हरी रहता कहाँ है? सर, ये एक चौल में अकेले ही रहता है। क्या तुम दोनों उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? कपड़े इसका शरीर पे मिले, पहचानते हो इसे? और इस टैटू को? सर, ऐसा टैटू तो हरी की कलाई पे था। सर, ये हरी ही है। लेकिन हरी को कोई क्यों मार सकता है? हरी की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, या फिर कोई ऐसी अजीब बात जो तुमने नोटिस की हो? हाँ सर, वो कुछ दिनों पहले एक आदमी आया था, हरी को पूछ रहा था, बोल रहा था कि इसे कोई नौकरी देनी है, तो मैंने हरी का नंबर उसको दे दिया था। दिखने में कैसा था, कुछ याद है? जी सर, एकदम पतला दुबला सा आदमी था। आपने? सर, क्या वो ऐसा दिखता था? जी सर, ये वही है सर।
हे भगना काय झालं? देखिए ना ये सब क्या हो गया? नीलेश घर पे ही रखा सारा पैसा लेके भाग गया। मैं इसको कब से फोन लगा रही हूँ, उसको फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फौरन पता करो पिछले कुछ घंटों में नीलेश ने किन किन लोगों से बात की थी। ओके सर। साहेब ओके, एड्रेस भेजो। सर नीलेश ने अभी अभी शरद नाम के आदमी को कॉल किया है, लेकिन उसके बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर हमने उसका एड्रेस मंगवा लिया है, साइबर सेल वाले उसका एड्रेस जल्दी भेज रहे हैं। गुड। शरद, मैंने किसी को नहीं मारा है साहब, बल्कि हरी को तो साहब मैं पब में ढूंढने गया था, मुझे सब पता चल गया था साहब किसने अमृता के साथ क्या बदतमीजी की है। क्या रे नीलेश, उधर तेरी बहन पब में कारनामे कर रही है, इधर तू मुंह में टेप मारे बैठा है। सुना है तेरी बहन को कल एक बेटे ने छेड़ा था। तू तो खाली नाम का पहलवान है, चूड़ी वूड़ी लेकर आऊं क्या? ए चल भाई छोड़ जाने दे। उस टाइम मैंने सोच लिया था साहब इस साले को तो मैं ठिकाने लगा के रहूंगा। फिर मैंने ना साहब उसका नंबर पब से लिया और उसको झूठी नौकरी के बहाने मिलने के लिए बुलाया। मेरी बहन को छेड़, हाँ समझ नहीं है तेरे को? रोक रोक, भाग के गया था, रोक। साहब मैं आपसे सच बोलता हूँ साहब, मैंने मारा नहीं है साहब किसी को। अगर तूने कुछ नहीं किया था तो आज घर से भागा क्यों? साहब वो ना मुझे अलका के बैग से कुछ पैसे मिले थे, तो साहब मैंने वो पैसे चुराए और गायब हो गया। नीलेश को अलका के बैग से पैसे मिले, इतने पैसे उसके पास आए कहां से? कहीं वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व तो नहीं थी? साहब मी तिची आई है, वो बहुत अच्छी थी, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती साहब। आसिफ और हरी एक दूसरे को जानते थे, पर अलका उनको नहीं जानती। अगर अलका टारगेट थी तो आसिफ और हरी क्यों मारे गए? नहीं ऐसा तो नहीं कि वो दोनों भी कातिल के साथ ही थे? सर एक बात और, अलका, हरी और आसिफ इन तीनों को पैसों की जरूरत थी, और एक बार को अगर मान भी लिया जाए कि अलका पैसों के लिए कॉल गर्ल बनी, तो भी उसका रिकॉर्ड इतना क्लीन कैसे? सर जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ऐसी कॉल गर्ल्स का एक हैंडलर होता है जो उन्हें कस्टमर से कांटेक्ट करवाता है। सर क्या पता अलका आसिफ और हरी को पर्सनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली जानती हो। सर मुझे लगता है हमें अलका के क्लिनिक और उसके कोचिंग सेंटर फिर से जाके पूछताछ करनी चाहिए। क्या पता वहाँ कोई ऐसा हो जो अलका को कस्टमर सप्लाई करवाता हो। गुड आफ्टरनून बॉय। सर पुलिस को मिसिंग कड़ियों की तलाश थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि अलका, हरी और आसिफ एक दूसरे को कैसे जानते थे और इन तीनों को ही क्यों मारा गया। सच की तलाश में पुलिस अलका के कोचिंग सेंटर पहुंची, जहां से उन्होंने हर स्टूडेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा की और एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को क्रॉस चेक किया। पुलिस ने अलका के क्लिनिक को भी जांच के दायरे में लिया। वो इस केस को बड़ी बारीकी से सुलझाने की कोशिश कर रही थी और तभी उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी उन्हें तलाश थी। सर जिस नंबर पे आसिफ लगातार कॉल किया करता था और जो नंबर आसिफ के नाम पर ही रजिस्टर्ड था, वो हमें क्लिनिक के पेशेंट रजिस्टर से मिला है। सर इस नंबर के आगे सोहा का नाम लिखा। साहब मैं और आसिफ एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने ये बात सलीम को नहीं बताई। तुम क्लिनिक किस लिए गई थी? वो मैं पेट से थी और मुझे बच्चा गिराना था। मैं उस क्लिनिक में बच्चा नहीं गिरा सकती थी क्योंकि मेरी उम्र 18 से कम है। डॉक्टर ने कहा कि पेरेंट्स को साथ में लेके आना क्योंकि मैं नाबालिग हूँ। पर अलका के पास मेरा नंबर था और उसने मुझे फ़ोन करना शुरू किया। 3 लाख 3 लाख चाहिए मुझे। देखो अगर तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे कारनामों के बारे में पता चल गया ना, सोचो तुम्हारी क्या हालत है। और ये मत समझना कि मैं तुम्हारे घर पे कैसे पहुंचूंगी। मुझे बहुत डर लग रहा था। मैंने इसके बारे में आशिफ को भी बताया, जिसके बाद आशिफ ने अपने ही नौशे के कसाई खाने से बकरे चुरा के बेचे। उसने अपने दोस्तों से उधारी भी ले ली, पर सब मिलाकर ये है 2 लाख, इन्हें रखो और प्लीज हमें अकेला छोड़ दो। 3 लाख मतलब 3 लाख, 2,99,000 में भी नहीं मानूंगी मैं, समझ गए? देख तुझे 1 हफ्ता देती हूँ, वरना पूरे मोहल्ले में सबको बता दूंगी। नहीं मैं करता हूँ। पर
जितना पैसा वो मांग रही थी उससे भी कम, बहुत कम पैसे में आसिफ ने उसकी सुपारी रघु को दे दी। उसके आगे क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। छोड़ दो साहब, बताता हूँ साहब। हरी और आसिफ को मारना नहीं चाहता था। हाँ, मैंने हरी को इसलिए शामिल किया था क्योंकि उसको पैसों की गरज थी साहब। और वैसे भी सर ये काम मुझ अकेले का नहीं था, तो इसीलिए मैंने और हरी ने दोनों ने मिलकर अलका को उसके क्लिनिक के पास से उठा लिया साहब। आ जाएगा यार, अभी बात तो हो गई है, रास्ते में पहुंचा है वो। हमने फौरन अलका का खेल खत्म कर दिया। कवर भी खुद चुकी थी और आसिफ पैसे लेकर आ रहा था। 10,000 ही कम थे, लेकिन वो हरी तो ऐसे कर रहा था जैसे उसे पैसे ही ना मिले हो सर। हरी ने आसिफ के साथ लड़ाई शुरू कर दी। सर वो मैंने जानबूझ के उनके कपड़ों में से पैसे और पर्स वगैरह सब निकाल लिए थे सर। तुमने गड्ढे में उनके सर को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को दफनाया। ये खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस बनेगा ना कि सीधा फांसी के तख्ते पर लटकेगा तू। रघु को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अब वो अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताएगा। अलका का सपना था कि वो डॉक्टर बने, लोगों का दुख दूर करे, अपने परिवार का सहारा बने। लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने लालच का सहारा लिया और उसके एक गलत फैसले ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हमें कभी भी अपनी मेहनत और अच्छी नीयत पर से भरोसा नहीं खोना चाहिए। लगातार कोशिश करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें अक्सर शॉर्टकट्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो सारे शॉर्टकट्स ऐसी जगह पर जाकर, ऐसे मकाम पर जाकर खत्म होते हैं जहां निराशा और पश्चाताप के आंसू बहाने के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं होता। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।